यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, दैट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ योर यूनिट। तो तैयार हो जाइए बच्चों। उस क्वेश्चंस को करने के लिए, उस क्वेश्चंस को करने के पहले मैं आपको एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, है ना। यूनिट वही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो बता रहा हूँ बस उनके कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखिएगा। मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रहा हूँ, इनको लिख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला इस टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इतने तक का लिख लीजिए। देखिए आर्गन मतलब 18 होता है, आर्गन 18 होता है, ये हो जाएगा 3d5 4s2, 18 2 20 5 5, ठीक है। आर्गन 3d5 4s1, इसका लिख लीजिए आर्गन, ये हो जाएगा 3d5 4s2। 18 आर्गन 18 होता है, 18 2 20 5 25। आयरन का 26 होता है, आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट 27 होता है, आर्गन 3d7 4s2। निकल 28 होता है, आर्गन 3d8 4s2। कॉपर 29 होता है, ये हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। पढ़ा है हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल और मोर स्टेबल, हमने पढ़ा है बच्चों। जिंक 30 होता है, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d10 4s2। पॉज करिए, अच्छे से नोट करिए, गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने सीरीज है बच्चों, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्या है? ये लिगेंड है। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड बनाते हैं। तो बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये कहते हैं दैट सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सबसे कम स्ट्रेंथ आयोडाइड की होगी, फिर ब्रोमाइड की होगी, फिर थायोसाइनाइड की होगी, फिर क्लोराइड की होगी, फिर ऑक्सीनेटो की होगी। भाई हमारा इथेन 1 2 डायमाइन भी कम नहीं है, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। Cn नेगेटिव की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कार्बोनाइल की। तो बच्चों दैट सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their strength is called as spectrochemical series। ये जो तुम्हारी सीरीज मैंने बना के रखा है बच्चों, बहुत बड़ी है, काम के कुछ मैंने लिगेंड इसमें लिए हैं, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो सकता है? बताइए भाई, आंसर बताइए भाई। बिल्कुल याद करते जाइए, पढ़ते जाइए। कुछ क्वेश्चंस हैं। दैट सीरीज इन विच, जिसमें इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड, ऐसी सीरीज जिसमें लिगेंड्स अरेंज किए गए हैं, ligands are arranged in the increasing order of their strength, in the increasing order of their strength, in the increasing order of their strength is called, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? is called spectrochemical series। ऐसी सीरीज को बच्चों हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये जो मैंने आपके सामने सीरीज बनाया है बच्चों, इसकी सबसे कम स्ट्रेंथ होगी, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नोट डाउन बच्चों। चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों अरेंज दी फॉलोइंग। बहुत ध्यान से पकड़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। in the increasing order of their, arrange the following in the increasing order of their crystal field splitting energy, in the increasing order of their crystal field
स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमें 3 दिया है, CrCl6 3 नेगेटिव, CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, CrCl6 सॉरी 3 नेगेटिव। अब बच्चों इससे पहले मैंने आपको ये सीरीज बताई थी, याद है? अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है? Cl वाले की। Cl वाले की सबसे कम मतलब स्ट्रेंथ है, तो इसकी जो CFSC होगी, CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, सबसे कम होगी, है ना? तो हम सबसे पहले हमारे आंसर में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे CrCl6 3 नेगेटिव। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है अमोनिया की, अमोनिया की। तो अमोनिया की CFSC जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी। चलिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा Cr, ये हो जाएगा NH3 होल 6, ये हो जाएगा आपके 3 पॉजिटिव। इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? Cn की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो Cn की जो CFSC होगी, CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो क्या होगी? वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगा Cr, ये हो जाएगा NH3 होल 6 और ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव। तो बच्चों इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है आपको कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इट मींस एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हुज स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ हुज लिगेंड विल बी लेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हुज लिगेंड विल बी मोर। ठीक है, देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तभी हम बच्चों इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन CrCl3 6H2 is added to silver nitrate solution AgNO3 solution, यह है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का, then 2 moles of AgCl is precipitated. 2 moles of AgCl is precipitated. Write down formula of complex compound. Write down formula of, 2 चीज़ें पूछा है। पहले इन्होंने पूछा है formula of complex compound, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है write down primary and secondary valency. Write down primary and secondary valency of compound. Secondary valency of compound, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन 100 टाइम्स आपके पेपर में पूछा गया है। चलिए आंसर सॉल्व करते हैं। हमारा कंपाउंड क्या था बच्चों? हमारा कंपाउंड था CrCl3 6H2, यह हमारा कंपाउंड था। हमने इसके अंदर किसका सॉल्यूशन मिलाया? तिवारी सर, हमने मिलाया AgNO3 का। कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए? 2 मोल ऑफ AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 मोल ऑफ AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब इस कंपाउंड से 2 Cl बाहर चले गए, इस कंपाउंड से 2 Cl बाहर चले गए। क्रोमियम पे होता है 3 पॉजिटिव, आंसर क्रोमियम पे होता है 3 पॉजिटिव। अगर 3 पॉजिटिव होगा तो हम 6 लिगेंड जोड़ेंगे, हम 6 लिगेंड जोड़ेंगे तो 2 Cl को हमको बाहर रखना है, तो 2 Cl को बाहर रखना है तो 1 Cl अंदर रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे पानी को, 5 जोड़ेंगे पानी को और 1 Cl लेंगे अंदर, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। देखिए बात समझिए, हमें 2 Cl को बाहर रखना है, क्योंकि प्रेसिपिटेट वही चीज़ होती है जो बाहर होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ बाहर होती है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बच्चों वो कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। 2 Cl बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा Cl2.H2। तो ये हो जाएगा कंपाउंड। इसमें एक चीज़ और बढ़ा लो कि IUPAC नेम भी लिखना है, IUPAC नेम भी लिखना है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। फिर से समझिए, 5 पानी अंदर रखा, 1 Cl बाहर रखा। क्यों? क्योंकि अगर 6 पानी रख ले 6 और 1 7 हो जाते, जबकि अंदर चूंकि क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है तो 6 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। चलिए दूसरी चीज़, हमें इसका नाम लिखना है भाई। नाम लिखें, सबसे पहले क्या लिखें? पेंटा एक्वा। हम इसका नाम लिखेंगे पेंटा एक्वा क्लोराइडो, पेंटा एक्वा CHLO RIDO क्लोराइडो। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, पॉजिटिव निगेटिव। ये वाला पॉजिटिव का टुकड़ा है, तो Cr को हम क्या लिखेंगे? Cr को हम लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड। बाहर जो होता है उसको हम नाम वैसे का वैसे लिखते हैं, डाई ट्राई नहीं लगाते।
तो ये हो जाएगा क्लोराइड, और पानी अगर बाहर होता है बच्चों तो हम उसका नाम लिखते हैं हाइड्रेट। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटामाइन क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट। तिवारी सर एक बार बता दो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आया। देखिए इसको हमने माना x, ये न्यूट्रल है, एक निगेटिव दो निगेटिव, तो 2 और 1 3 निगेटिव, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। जो चीज़ बाहर होती है उसका नाम सबसे आखिरी में लिखते हैं। ठीक है, अगला हमसे पूछा है राइट डाउन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड, कि इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, और जो चीज़ सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ी होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। चलिए, सेंट्रल मेटल आयन से कितने जुड़े, 5 ये जुड़े, 1 ये जुड़े, 6 हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, बाहर 2 और 1 3 हो गई प्राइमरी वैलेंसी। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर हमसे बात की जाए कि इसकी प्राइमरी वैलेंसीज कितनी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी 3। अगर बात की जाए कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी होंगी, तो इसकी जो हम सेकेंडरी वैलेंसीज देखेंगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज होगी 5 और 1 6, तो 6 बच्चों इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज होगी। तो इस तरह से ये हमने पूरा बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आउट ऑफ COF6 3 नेगेटिव एंड COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, विच कॉम्प्लेक्स आयन इज, कौन है पैरामैग्नेटिक, कौन है मोर स्टेबल, कौन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और कौन है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। थोड़ा दिमाग लगाएंगे और दिमाग से बच्चों फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले तो इसको देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं बच्चों, COF6 3 नेगेटिव। बच्चों अगर हम कोबाल्ट का, अगर यहाँ पर हम कोबाल्ट लिखते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, मैंने आपको बताया था आर्गन, ये हो जाएगा 3d7, आर्गन 3d7 4s2। यहाँ पर अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखें बच्चों तो +3 होगा। क्यों होगा तिवारी सर, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3। अगर +3 होगा तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। चलिए भाई 3 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, ये हो गया आर्गन, ये हो गया 3d6 और ये हो गया 4s0। बच्चों देखो यहां तक कर लो, बस ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब मुझे ये बता दो, यहां पर जो तुम्हारा फ्लोराइड लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तिवारी सर फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा। तिवारी सर वो बाहर की तरफ जाएगा। अगर वो बाहर की तरफ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होगा बोलो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है, अंदर की तरफ अप्रोच कर ही नहीं सकता। तो sp3d2 ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब d में 6 इलेक्ट्रॉन है, d होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसके पास इस समय 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे। चूंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले वाले का आंसर ये भाई हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। ये वाला जो है हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल लिगेंड है। यहाँ पर जो हमने इथेन 1,2 डाइअमाइन जोड़ा है ये कीलेटिंग लिगेंड है, और हमने पढ़ा है कि कीलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो भाई ये तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। चलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों जब कोई कंपाउंड में आउटर मोस्ट सेल शामिल होता है, आउटर मोस्ट शामिल होता है, तो उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2d है वो बाहर वाला है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ तो पूछा भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होगा, तो भाई ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और ये मोर स्टेबल भी नहीं होगा क्योंकि कीलेटिंग भी नहीं है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बच्चों जिसमें 2d बाहर वाला होता है, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं, तो वो हाई स्पिन होते हैं। तो तीसरा वाला भी ये फॉलो करेगा बच्चों। ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कितना प्यारा, ये 2 चीजों को फॉलो करेगा बच्चों। नंबर 1 पैरामैग्नेटिक होगा, नंबर 2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला कौन है भाई, मैदान में घसीट के लाओ। तिवारी सर ये है COEN होल थ्राइस, और ये हो गया 3 पॉजिटिव। सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, ये हो जाएगा 3d7, ये हो जाएगा 4s2।
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव, X0 3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा तुम्हारा आर्गन, ये हो जाएगा तुम्हारा 3D6, ये हो जाएगा तुम्हारा 4S0। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मुझे बता दो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने देखा EN ईथेन 1,2 डायमीन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला था, सबसे ज्यादा पावरफुल वाला था। तो ये बताओ ये डी के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कि नहीं देगा, डी के 6 इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कि नहीं देगा। भाई हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो यहां पर आपको मालूम है क्या होगा, यहां पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों, अंदर वाला। तो ये क्या करेगा, इसको 2D चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस कंडीशन में तुम्हारी जो चीज हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। और भाई यहां तुम्हें 3 जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि आपने पढ़ा है EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। एक EN जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। देखिए मैं यहाँ पे बना के बता दूं कैसे मैंने समझाया था। मैंने आपको इसको बताया था NH2 CH2 CH2 और ये NH2। तो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर ये देगा, तो 3 दूनी 6 पेयर देंगे। तो 6 में 2 पेयर इसमें चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन। हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन हमसे डायमैग्नेटिक पूछा ही नहीं है। हमसे पहले पूछा है बताओ भाई मोर स्टेबल कौन होगा। ये जो EN है बच्चों, ये आंसर लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर होगा 3rd, ये होगा सेकंड का आंसर ये होगा कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा। भाई क्यों होगा तिवारी सर मोर स्टेबल, बिकॉज कीलेटिंग लिगेंड इज अटैच्ड विद इट। इससे जो लिगेंड जुड़ा है बच्चों वो कौन सा लिगेंड है, कीलेटिंग लिगेंड EN इज अटैच्ड विद इट, इज अटैच्ड विद इट। इससे जो लिगेंड जुड़ा है वो कीलेटिंग लिगेंड जुड़ा है ना बच्चों। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो सकता है ना दिखाई दे, कीलेटिंग लिगेंड EN इज अटैच्ड विद इट। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ये हो गया। अच्छा इनर, बच्चों मुझे बताओ इसके अंदर जो 2D ऑर्बिटल्स हैं वो अंदर वाले शेल के हैं कि बाहर वाले शेल के। तिवारी सर वो अंदर वाले शेल के हैं, तो हमारा दूसरा वाला भी आंसर मिल गया। ये मोर स्टेबल कौन सा था आपका, सेकंड था, तो हमारा 4th वाला भी आंसर मिल गया कि यहाँ पे जो 2D ऑर्बिटल है वो इनर वाले शेल के हैं, इसलिए ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से एक इंटरैक्टिव वे से आपको एक्सप्लेन किया। नोट डाउन। देखो सीधी सी बात हो जाती है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वीक फील्ड लिगेंड है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अंदर धक्का देगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आपका वीक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, आपका कलरलेस होगा। देखते ही कंपाउंड को देख लो, आंसर आपके सामने मिल जाएगा। नोट डाउन बच्चों इसको। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है राइट डाउन ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ। बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, है ना। एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ FeCO5। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, है ना। यहां पर मालूम है आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। सर मैंने तो सुना नहीं, भाई मैंने भी नहीं सुना, लेकिन होता है, DsP3 होता है, ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। देखिए कैसे, इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन देख लो, मजा आ जाएगा बच्चों, मजा आ जाएगा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हमारा कॉम्प्लेक्स है FeCO5। आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तिवारी सर आपने हमें पढ़ाया था 3d6 4s2। ओ भैया गाड़ी फंस गई,
मेटल कार्बोनाइल है। और मैंने आपको बताया था, तिवारी सर एक बार याद दिला दो ना, क्या बताया था कि जितने भी मेटल कार्बोनाइल होते हैं उनके अंदर जो भी मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो तुम्हारा आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हम कोई भी कम या कोई भी चीज को ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए भाई लिखते हैं, हमारे पास डी है 1 2 3 4 5, 3D है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। डी के बाद तुम्हारे पास एस है, हमारे पास 4s है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके बाद अब सुनो, CO बच्चों हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें ना, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बन मोनोऑक्साइड की ताकत सबसे ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? इतना तेज धक्का लगाएगा, सारे के सारों को अंदर भेज देगा, पूरा काम ही तमाम कर देगा, सबका बिल्कुल का पूरा काम तमाम कर देगा। अब हमारे पास कौन से ऑर्बिटल बचे भाई बताओ? एस, हमारे पास पी बचा, हमारे पास पी बचा। कितने पी बचे? 3 पी बचे। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 5 है, हमें 5 खाली चाहिए। भाई ये तो बहुत ताकतवर है, इसको 5 चीज खाली चाहिए, बात खत्म। 3 इसमें चले जाएंगे, 1 इसमें चला जाएगा, 4, 1 इसमें चला जाएगा, 5। तो ये क्या करता है? जितने भी बचे हैं इन सबको धक्का देके पीछे कर देता है। तो देखो देखो कितने हैं, देखो ये वाले क्या करेगा, ये जब धक्का मारेगा, ये कार्बोनिल जब धक्का मारेगा तो इतना तेज धक्का मारेगा कार्बोनिल, देखो एक कार्बोनिल इसमें आ जाएगा, एक CO इसमें आ जाएगा, एक CO इसमें, एक CO इसमें, एक CO इसमें। ये मैंने एरो बना दिया। कितने CO हैं? 5। तो जब इसका प्रेशर पड़ेगा ना बच्चों, तो देखो क्या इसके प्रेशर से क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जब ये यहाँ जाएगा तो ये वाला घर खाली हो जाएगा। आप गिनो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसमें आ जाएंगे। आप गिनिए कितने, गिनिए, देखिए गिनिए, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 तो इसमें ही है, 2 2 4 2 6 2 8 है ना, ये इसमें आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे। तो डी में कितना हो गया? ये 6 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हो गया। अब ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, अब क्या हो जाएगा बताइए भाई, बताइए। ये 2 इसमें हो गए, ये 2 इसमें। अब चलिए करते हैं, देखिए हम करते हैं, वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। तो देखो 2 2 4 2 6 तो यहीं तक समझ गए, ये जो अंदर वाले 6 थे यहीं तक समझ गए। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आ जाते, ये अंदर आ गए। अब ये वाला घर खाली हो गया, CO वाला घर खाली हो गया, ये भी घर खाली हो गया। ओ भैया तिवारी सर ये तो पहले से ही खाली थे, तो ये CO यहाँ, ये CO यहाँ, ये CO यहाँ। लिगेंड है, एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो भाई ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस घर में भेज देगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ। बोलो तिवारी सर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। कितना प्यारा आंसर है बच्चों, पूरा बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तिवारी सर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये मेटल कार्बोनाइल है। चलो भाई पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री, पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो पहले वाले का आंसर होगा यहाँ पर DsP2 हाइब्रिड, नहीं sp2 नहीं भाई, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरी चीज इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। तीसरा क्वेश्चन बताओ तिवारी सर इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे पेयर्ड हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक का मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक का मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो इसका जो मेजर आंसर होगा कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो हमने तीनों चीजें प्रूफ कर ली बच्चों। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों पॉज करिए, नोट करिए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव टेस्ट टू शो दैट CONH3 5 ClSO4 एंड CONH3 5 SO4 Cl आर आयनाइजेशन आइसोमर्स।
आप एक टेस्ट दो जिससे ये पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर है। देख के तो पता चल ही रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन आयनाइजेशन के बाद वो जो आयन दें वो अलग अलग हो, तो हम उसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं टेस्ट करके बताइए, तो भाई अब इसका टेस्ट कहाँ से करें? इसका टेस्ट करने के लिए हम एक काम करें, इन दोनों में सिल्वर नाइट्रेट मिला दें। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लीजिए अगर हमें इसे आंसर देना हो तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दें। क्या मिला दें? मिक्स्ड AgCl AgNO3। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे दोनों में तो क्या होगा? यहाँ तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट सल्फेट से रिएक्शन करता नहीं है ना। ये टूट के अलग होगा, यहाँ क्लोराइड टूट के अलग होगा, तो इसकी रिएक्शन जो है ये इस वाले कंपाउंड से हो जाएगी। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ, इसको अपन कर दें कंपाउंड A, इसको हम कर दें कंपाउंड B, तो सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ B कंपाउंड टू गिव व्हाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड इट विल नॉट रिएक्ट विथ कंपाउंड A। तो इट शोज दैट इट विल शो आयनाइजेशन आइसोमर। क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम, क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसा है बच्चों? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, हम पहले ए भी कर लीजिए, हम इसका आंसर में लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बी ये हमने ए भी मान लिया, विल गिव वाइट पीपीटी ऑफ वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, वाइट पीपीटी, क्योंकि हमने मिलाया क्या? हमने मिलाया है उसके अंदर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, वाइट पीपीटी ऑफ AgCl विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हम दोनों में सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे विथ कौन से सॉल्यूशन के साथ? विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। वाइल कॉम्प्लेक्स A विल नॉट गिव, ये नहीं देगा, वाइल कॉम्प्लेक्स B विल नॉट गिव। तो इसके बाद इट शोज है ना, जब वो नहीं देगा है ना, एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ ऑफ देम आर सेम, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ आर सेम है ना, देयरफॉर इट शोज दैट दिस एंड दिस आर आयनाइजेशन आइसोमर। तो बच्चों हमने क्या किया? एक गिलास में ये ले लिया, एक गिलास में ये ले लिया, दोनों में हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिला दिया। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का फार्मूला AgNO3, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी सल्फेट है, टूट के अलग होगी, ये उससे रिएक्ट ही नहीं करता। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी सिल्वर है, क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी देगा। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये क्या शो करता है कि यहाँ पर जो हमारा आइसोमर है वो कौन सा आइसोमर है बच्चों? आयोनाइजेशन आइसोमर है। नोट कर लीजिए बच्चों, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर लेते हैं भाई, आंसर लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। NiCl for 2 negative is paramagnetic in nature, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। while NiCO whole for 2 positive is diamagnetic in nature, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ऐसा कैसे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ट्रेमेंडस क्वेश्चन, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन। बताइए यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0 होगी तिवारी सर। मेटल कार्बोनाइल है एंड मेटल कार्बोनाइल हैज ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पर Ni है, ये Cl4 है, ये 2 नेगेटिव। निकल का एटॉमिक नंबर 28। हम क्या लिख सकते हैं बोलो? हम लिख सकते हैं आर्गन, हम लिख सकते हैं 3D8, हम लिख सकते हैं 4s2। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर 2+ है, 2+ है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D8, ये हो जाएगा 4s0। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है बच्चों, बताओ क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? तिवारी सर क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं, क्या होगा? ये देखो भाई 3D8, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर की तरफ वो टच करेगा ही नहीं, छुएगा ही नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पर आपका 4s हो जाएगा, ये 4s हो गया, ये आपका 4p हो जाएगा, अंदर वाले को वो टच ही नहीं करेगा। तिवारी सर ये टच क्यों नहीं करेगा? मैं लिख देता हूँ कारण। क्लोरीन जो है तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है, अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं, उसको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। 1 Cl 2 Cl
Cl 3 Cl 4 Cl, चारों Cl के जो लिगेंड्स हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव, इन सबके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब तिवारी सर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बताओ भाई इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? तिवारी सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? तिवारी सर आपने बताया था इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। बच्चों यहाँ देखो ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि sp3 है। और रही बात ज्योमेट्री की, तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ आते हैं भाई, अगले वाले भाई साहब के पास चलते हैं। अगले वाले हमारे भाई साहब कौन है भाई? ये है निकल। ये दूसरे वाले के पास चलते हैं, NiCO होल 4, ये हो गया 2 पॉजिटिव। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होगा तो क्या होगा? आर्गन 3d8 4s2। अब दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये होगा 3d8 और ये होगा 4s2। अब क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो कौन है? बता दो भाई। कार्बोनाइल है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड है सर। तो अब क्या होगा देखो, ये तुम्हारा 3d8 1 2 3 4, ये हो गया 5 3d, ये तुम्हारा 4s और ये तुम्हारा 4p। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8। हाँ अच्छा 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तिवारी सर यहाँ आपने कम क्यों नहीं किया? भैया हम कम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तिवारी सर आपको पता कैसे चला? मुझे पता है, जितने भी मेटल कार्बोनाइल होते हैं, मेटल कार्बोनाइल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। चलिए, लेकिन सर हमारे पास तो यहाँ पे 4 है तो मतलब एक Cn नेगेटिव यहाँ जाएगा, दूसरा CO है ना भाई, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कौन है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड दद्दा है, ये दद्दा है तो इनका ध्यान तो रखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग है, लाठी डंडे लेके आए हमारे पास। Cn नेगेटिव एक ही हो गया। अरे भाई Cn नहीं है, CO है तिवारी सर, धीरे थोड़ा। CO1 CO2 CO3 CO4, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ इतना पावरफुल है बच्चों, इतना पावरफुल है, इनको इनके घर से भगा देगा। तो ये दोनों यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ पेयर कर लेगा, एक यहाँ पेयर कर लेगा, भग गया। बहुत तुम्हारी अपने घर से भगो यहाँ से। तो ये वाला, चलो मैं इसको कर देता हूँ, ये वाला यहाँ आ गया इसके अंदर वाला, और इसके अंदर वाला यहाँ आ गया, ताकि आपको समझ में आए। अब ये घर खाली हो गया, एक कार्बोनाइल का यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। बोलो बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब बताओ ये पैरा होगा डाई होगा? जल्दी बता दो भाई। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका नेचर क्या होगा? डाई मैग्नेटिक। इसके पास मेरे प्यारे बच्चों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? डाई मैग्नेटिक। लेकिन बेचारा क्या करे, इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी मेरे प्यारे बच्चों वो भी कौन सी होगी? तिवारी सर टेट्रा। मजा आ गया सर, मजा आ गया। देखो बच्चों कंफ्यूजन कब नहीं होगा? जब आपको पता चलेगा कि जो जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं उनका जो मेटल्स होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नोट डाउन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों पहले तो ये समझ जाइए कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना, ये रिवीजन का रिवीजन है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये आपको रिकॉल करने के लिए कि जितने भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके सारों के एक क्वेश्चंस लेके आपको बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस है, इसका मतलब ये बम्पर निचोड़ है। जितनी चीजें बताया उसका निचोड़ है कि जब बैठे तो क्वेश्चन को रिकॉल करते जाए, फटाफट करते जाए कि हमने सारी चीजें कर लिया है, सारी चीजें हो चुकी हैं, केवल उसमें से क्वेश्चन पिकअप करके आपके सामने पटक रहा हूं। चलिए पहली चीज हम इसका आंसर देखें। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें लिखना है और Fe3 का लिखना है। चलो भाई पहले देखें Fe3 क्या है भाई, मैदान में पकड़ के लाएं। Fe3 का मतलब होता है बच्चों Fe3+। इसका मतलब क्या होता है? पहले हम आयरन का लिखें, पहले हम आयरन का एटॉमिक नंबर लिखें भाई। हमें मालूम है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आर्गन 3d6 4s2, 18 2 20 और 6 26। अब यहाँ पे 3 है, 3 मतलब 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हो गया 3d5 और ये हो गया 4s0।
ठीक है। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास D5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। मतलब डी के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। चलिए, अब बच्चों आपको याद हो मैंने आपको CFT पढ़ाया था बस इसके पहले वाले सेगमेंट में। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि अगर हमारा लिगेंड स्ट्रांग है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, फॉर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड का है तो उसके लिए तिवारी सर आपको मालूम है del G 0 इज ग्रेटर देन P। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों T2G, ये लिखते हैं T2G और ये लिखते हैं EG। चलिए T2G को देखते हैं। T2G में 3 होते हैं, EG के अंदर 2 होते हैं, ये हो गया EG और ये हो गया T2G। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5। पहले हम T2G भरते हैं, कब, जबकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारा आ जाएगा 5 और EG कितना हो जाएगा 0। तो ये पहली कंडीशन थी। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं, किसके लिए, फॉर वीक फील्ड लिगेंड, फॉर वीक फील्ड लिगेंड। चलो भाई, वीक फील्ड लिगेंड के लिए तिवारी सर को तो मालूम है भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब ये वाली कंडीशन होती है कि del 0 इज लेस देन P होता है। चलिए भरते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो पहले सब में एक एक भरेंगे और फिर उसकी पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, T2G3 T2G EG। चलिए अलग कलर के पेन से लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो T2G3 EG2। तो अगर आपके पेपर में आंसर पूछा जाएगा तो आप ये बना सकते हैं और बताने के बाद T2G5 EG0 कर सकते हैं और दूसरे वाले का T2G3 EG2 कर सकते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन दी कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया है बच्चों। चलिए तो पहले हम देखें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। EN होता है इथेन 1,2 डायमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर ये 2 जुड़ा है तो 2 का मतलब 4 जुड़ा है। अगर ये 2 जुड़ा है बच्चों तो 2 का मतलब कितना जुड़ा है बोलो, 4 जुड़ा है PT, ठीक है, 4 जुड़ा है। अच्छा ये जुड़े हैं 2, तो ये 4 जुड़ा है, ये 2 जुड़ा है, तो टोटल कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर का एक और नाम होता है मालूम आपको, सेकेंडरी वैलेंसी। मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए आपके पेपर में सेकेंडरी वैलेंसी पूछेंगे तो आप छोड़ाओगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। क्यों 6? EN बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 जुड़े हैं, 2 दूनी 4 और 2 ये 6। अब दूसरा हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। चलिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा आता है बच्चों उसे हम मानते हैं X। हमने इसको मान लिया X प्लस इथाइलिन न्यूट्रल लिगेंड है 0 माइनस 1 Cl पर 1 निगेटिव, 2 पर 2 निगेटिव इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +2। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +2 और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो आया 6। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में मैंने आपको बताया तो जरूर हमारे पेपर में आएगा। व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PdCl2 3 is mixed with silver nitrate solution 1 mole of AgCl is precipitated। कैसे? चलिए भाई देखते हैं, हमारे आंसर को देखते हैं कि कैसे ये सब हो रहा है। चलिए कंपाउंड कौन सा था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, PdCl2, ये था 3 अमोनिया थे। क्या मिलाया तिवारी सर आपने, इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया। कितने मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, केवल 1 मोल प्रेसिपिटेट हो रहा है। मतलब 1 क्लोरीन को आपको बाहर रखना है, केवल 1 क्लोरीन को आपको बाहर रखना है। पैलेडियम पर होता है 2 पॉजिटिव, तो 4 आपको अंदर रखना है। भाई पता कैसे चलता है तिवारी सर कि कितने अंदर रखना है कितने बाहर रखना है। देखिए पैलेडियम पर होता है 2 पॉजिटिव, आपको 4 जोड़ना है तो 3 अमोनिया जोड़ दो, 1 Cl जोड़ दो। और एक Cl बाहर क्यों रखना है हमें, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जब मिलाते हैं तो 1 AgCl का मॉलिक्यूल जो है वो प्रेसिपिटेटेड होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स है पहले वाले का जो हमारा नाम है वो हो जाएगा PD और इससे जो है ये 3 अमोनिया जुड़ जाएंगे बच्चों और 1 Cl जुड़ जाएगा और 1 Cl हमारा बाहर रहेगा। तो ये पहला हो गया राइट द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलिए अब इसका IPSC नेम लिखते हैं भाई, बताइए। एमीन क्लोराइडो, पहले एमीन आएगा, 2 एमीन है तो ये हो जाएगा बच्चों डाइअमाइन। डाइअमाइन के बाद क्या हो जाएगा क्लोराइडो। कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, पहला टुकड़ा पॉजिटिव दूसरा टुकड़ा निगेटिव। तो पॉजिटिव के अंदर है PD, तो PD का नाम होता है बच्चों पैलेडियम, आपने पढ़ा होगा पैलेडियम।
ऑक्सीडेशन नंबर तुक्का लगा दें, चलो चार कितने हैं, 3 अमोनिया अंदर है और एक ही है तो 4, तो 4 है ये अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल थे तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2, तो यहाँ 2 लगा दिया। अरे सर डायरेक्ट लिख दिया, तुक्का बताया था ना, 4 का आधा 2 लगा दिया। बाहर Cl है, अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते, बाहर है इसलिए लिखेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया। फिर भी तिवारी सर ऑक्सीडेशन नंबर एक बार निकाल के बता दो ना। बता रहा हूँ भाई, हर बार तो बताया है। पैलेडियम को क्या मान लिया, x, ये 0, ये -1 -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू +2, 2 आ गया। दिमाग मत लगाइए, 4 है, 4 का आधा 2 कर दिया। सी तीसरा, बताइए प्राइमरी वैलेंसी क्या है। कोई भी चीज़ जो इस कोऑर्डिनेशन नंबर के बाहर होती है वो प्राइमरी होती है, और मेटल को छोड़कर जितनी अंदर होती है वो सेकेंडरी होती है। तो अगर हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी 1 है, और अगर हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी, 3 और 1 4 होगी। बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है बच्चों, और बिल्कुल क्लियर कट उसी तरह से मैंने इसका आंसर दिया है आपको। नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बड़े डिटेल में मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, सुनिएगा। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस। अगर आप देखें तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या लगता है कि एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्यों तिवारी सर, क्योंकि उसके 2 रीजन थे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना। ये जो हम लिखते हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस, लिगेंड टेक्स प्लेस कैसे। ये तो इसका एक पार्ट लिखा है, अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लिखूं तो आपको मालूम है सेकंड पार्ट क्या लिखूंगा मैं इसका अगर सेकंड पार्ट लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए ये अमोनिया यहाँ चला जाएगा, ये CN यहाँ जाएगा, तो जब ये अमोनिया यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये CN यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसका सेकंड पार्ट CrNH3 होल 6 ये आ जाएगा, और ये लिखूंगा CN6 ये आ जाएगा। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि भाई ये कौन सा आइसोमेरिज्म है तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक मैं आपको मोटी बुद्धि वाली बात बता दूं, कोई भी अगर ऐसा पूछा जाए जहां 2 चीज नेक टू नेक एक के बाद दी जाए और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, मेटल अलग अलग हो, तो वहां पर हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। डबल अगर एक साथ दिया हो तो नोट कर लेना कॉपी में इस चीज को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। Why solution of NiH2 whole 6 2 positive is green while the solution of NiCN4 2 negative is colorless। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस भी है, मेरे हिसाब से आप सारे कर लेंगे। अगर हम पहला वाला देखें NiH2O होल 6 3 2 पॉजिटिव, तो बच्चों ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, सीधी सी बात। निकल अगर देखें तो निकल का 28 होता है, 28 होगा तो क्या हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D8 और ये हो जाएगा 4s2। चलिए निकल पर 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है तो ये हो जाएगा आर्गन, ये और ये हो जाएगा 3D8 और ये हो जाएगा 4s0। अगर 3D8 है तो 5 3 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इसके पास अगर आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कौन सा ट्रांजिशन होगा बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो dd ट्रांजिशन होगा, और dd ट्रांजिशन होगा तो ये कलर्ड होगा। इसका मतलब ये कौन सा कलर शो करेगा, ये ग्रीन कलर शो करेगा, है ना। बिल्कुल समझ लीजिए बात को। देखो आप परेशान ना हो, कोई भी अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड अंदर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा, sp3 करेगा। अंदर 2 अनपेयर्ड होंगे, 8 है ना भाई। अगर 8 है तो 8 में देखो आप, ये देखो 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंदर वो जा ही नहीं रहा, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका ग्रीन कलर का होगा। चलिए दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या है, सोल्यूशन ऑफ। अगला है हमारा जो सोल्यूशन है वो Ni, ये हो गया Cn होल 4 और ये हो गया 2 निगेटिव। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी निकल है, निकल 28 है। अब ये तुम्हारा हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D8 और ये हो जाएगा 4s2। यहाँ निकल पर 2+ चार्ज आएगा, तो 2+ चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आर्गन, ये 3D8 और 4s0। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, ये यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड थे, लेकिन ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इस वाले को अंदर पेयर्ड कर देगा। जब तुम्हारे पेयर्ड हो जाएंगे तो अंदर का एक डी खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो हमारा होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, नहीं सॉरी 4 में हम इनर आउटर नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड।
और अगर बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो इसमें कोई कलर, यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा, है ना, मैंने बताया था अगले यूनिट बताऊंगा। तो यहाँ पर नो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कैसा होगा बच्चों, इट विल बी कलरलेस। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नोट डाउन इन योर कॉपी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स CONH3 याद आ रहा है कुछ? तिवारी सर याद आ गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड। और तिवारी सर ये भी याद आ गया, जहां भी एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। याद करो है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, याद करिए, भूल गए आप? लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहली क्या बताई थी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, और दूसरा क्या बताया था, मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड, मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड इज डिफरेंट, एम्बीडेंटेड लिगेंड इज डिफरेंट। तो इसका एक पार्ट तो बना है आपके पास, अगर मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, मैं बनाऊंगा CO, मैं बनाऊंगा NH3 और HCN को मैं लिखूंगा NCS। ये है थायोसाइनेटो और ये है आइसोथायोसाइनेटो। तो बच्चों ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? लिंकेज। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उसका जो मोड ऑफ अटैचमेंट है वो अलग अलग है। यहाँ पे सल्फर जुड़ेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ेगा, ये हमने अपनी तरफ से करके बताया है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बच्चों? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव हाई स्पिन? जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्पिन ज़्यादा क्यों होती है? तो बच्चों क्या होता है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग गैप, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ सकता है पेपर में। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, इनके अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है ना, स्मॉल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, यानी बहुत लेस एनर्जी होती है। तो ड्यू टू लेस एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि इस लेस एनर्जी के कारण एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो ड्यू टू दिस लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फोर्स्ड टू पेयर अप, ड्यू टू लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फोर्स्ड टू पेयर अप, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं भाई, ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर के भी अंदर जाकर पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो स्मॉल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, और इस लेस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फोर्स्ड टू पेयर अप, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते। जब पेयर नहीं हो पाते तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। और हमें मालूम है कि भाई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, दे हैव हाई स्पिन, तो इनकी जो स्पिन होगी वो ज़्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है, कम एनर्जी होने के कारण वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं हो पाती कि वो जाकर पेयर अप कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, और चूंकि वो अनपेयर्ड होते हैं तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनका जो नेचर होगा, उनकी जो स्पिन होगी वो हाई स्पिन होगी। नोट कर लीजिए बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वाई CO2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज टू CO3+ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बच्चों ये बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? तिवारी सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को अंदर फोर्सअप करता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है, इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले ऑर्बिटल से बाहर निकाल के पीछे की तरफ ले आता है। यानी वो क्या करता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर लेता है। यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तीसरा निकालेगा। भाई तीसरा निकालेगा तभी तो वो 3+ बनाएगा, 2 तो ऑलरेडी निकले हुए हैं। तो हम ये लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोवाइड मोर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, प्रोवाइड मोर एनर्जी विच ओवरकम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट, विच ओवरकम थर्ड। क्यों? क्योंकि 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थर्ड होती है। विच ओवरकम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट, जो कोबाल्ट की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या करता है, ओवरकम करता है।
एंड इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, इट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है 1, इट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO3+। और काहे में ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान दें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोवाइड मोर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। जब ज़्यादा एनर्जी देता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है जो चाहिए, उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो वो एनर्जी क्या करती है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देती है, पीछे कर देती है, और उस कंडीशन में क्या होता है, जो कोबाल्ट होता है वो ऑक्सीडाइज होकर CO3+ बना लेता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोवाइड मोर एनर्जी विच ओवरकम द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट एंड इट रिलीजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू CO3+, है ना। ये वाली चीज़ होती है, देखो CO है, ये 2+ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है और ये बन जाता है CO3+, है ना। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, और आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये जिस इफेक्ट पर आधारित है उसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट। तो बच्चों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, लिगेंड के साथ नहीं सॉरी, सेंट्रल मेटल आयन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है, दोनों बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को मजबूत करता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को मजबूत करता है। तो इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप सेंट्रल मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है। जबकि जो अमोनिया है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए वीक होता है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड विथ CMI, सेंट्रल मेटल आयन के साथ ये दोनों बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जबकि वाइल जो अमोनिया है अमोनिया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड विथ CMI, वही अमोनिया फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा बताओ? इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा भी बना रहा है, पाई भी बना रहा है CMI के साथ, जबकि अमोनिया फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड विथ CMI। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर CO इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन अमोनिया। अभी अब कोई पूछे कि भाई CO ऐसा क्यों करता है, तो आप लिख सकते हो कि ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है ना, ये जो इफेक्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, आप मेरे पुराने वीडियोस में जाइएगा, तो उसे हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये जिस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है बच्चों, उसे हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनाता है CMI के साथ, जबकि अमोनिया केवल सिग्मा बनाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन अमोनिया। नोट कर लीजिए बच्चों, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दी पाई कॉम्प्लेक्सेज आर नोन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओनली वाई। देखो बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, जब कोई लिगेंड, आप मुझे बताइए, सपोज करिए कि ये d ऑर्बिटल है, ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं। जब कोई लिगेंड, सपोज करिए साइनाइड है, ये साइनाइड है, अपना इलेक्ट्रॉन इस d ऑर्बिटल में भेजता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस केस में चले आते हैं। इस समय ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सो व्हेन लिगेंड डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, देन इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है आपका, और ये आपका लिगेंड है। अब क्या करता है कि सेंट्रल मेटल आयन डोनेट द सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड थ्रू पाई बॉन्ड बनाता है टू फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन ओनली फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से सुन लीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो d ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके d ऑर्बिटल में भेजता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब ये सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड ने दिया था उसको फिर से वो लिगेंड के ऑर्बिटल में भेजता है दोबारा। इसने लिया और फिर से उसको दिया, लेकिन जब देता है तो वो उसके ऑर्बिटल में भेजता है, और ऑर्बिटल में भेजने के बाद कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। यही कारण है, और पाई बॉन्ड बना के पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यही कारण है कि दी पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन ओनली फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए मैं पॉइंट के फॉर्म में लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स है वैकेंट डी ऑर्बिटल। उनके पास क्या होता है भाई? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बिल्कुल सही तिवारी सर। अब क्या करते हैं, नंबर 2 पॉइंट, लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट डी ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड क्या करते हैं? डोनेट
ये डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMI कहाँ देते हैं, इन देयर वेकेंट डी ऑर्बिटल, इन देयर वेकेंट डी ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, बोलो, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब उल्टा है भाई, सेंट्रल मेटल आयन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंच गया, अब वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से लिगेंड को देता है, उसके ऑर्बिटल में देता है, लेकिन अब जो देता है वो पाई बॉन्ड के द्वारा देता है। नाउ CMI donate this electron pair in the orbital of ligand, in the orbital of ligand, कौन से बॉन्ड के द्वारा, थ्रू पाई बॉन्ड, इन द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड थ्रू पाई बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मिंग पाई कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन ओनली फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, फिर से समझ लो भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके डी ऑर्बिटल में देते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, दे दिया। अब जो ट्रांजिशन मेटल है वो खाली नहीं बैठता, वो वही जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दिया है उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भेजता है। अब उसके किसके ऑर्बिटल में, लिगेंड के। अब कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई, और वो पाई बॉन्ड बना रहा है मतलब पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पाई कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो कौन बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है Ni2 डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम निकल का एटॉमिक नंबर देखें, 28 होता है, 28 होगा तो आर्गन, ये हो जाएगा 3d8 4s2। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बोलो 2 प्लस है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो हो जाएगा 3d8 4s0। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप ये बताइए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पर बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, 2 चाहिए। चलिए देखते हैं। अब अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें 1 2 3 4 5 और हमने ये लिखा 4s और फिर इसके बाद हम ये लिखा 4p, ठीक है। चलिए D2sp3 है ना, ये लिखा हमने 4p। अब मुझे बताइए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तिवारी सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनता है जब हमारे 2d शामिल हो अंदर वाले। लेकिन हम अगर 2 प्लस है तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं वीक फील्ड लिगेंड लगता हूँ तो वीक फील्ड लिगेंड तो अंदर पुश करेगा ही नहीं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। चलो sp3d2 बनेगा तो उसमें लो स्पिन तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखता हूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी क्या करेगा, आके इसको यहाँ पेयर कर देगा। तो जब इसको यहाँ आके पेयर कर देगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये यहाँ पेयर हो गया। आपके पास कितने डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ओनली 1 डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल। आपके पास तो भाई केवल एक ही डी ऑर्बिटल अवेलेबल है ना, जबकि लो स्पिन के लिए कितना चाहिए, 2 डी ऑर्बिटल चाहिए। तो यही कारण है कि Ni2 डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप इसका आंसर लिखें तो इसका आंसर होगा बिकॉज ओनली वन डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। अगर एक ही डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, और है ना, देयरफॉर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। देयरफॉर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। इसलिए बच्चों, और यही कारण है कि Ni2 डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए।